अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 का बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया है जब पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और तरक्की के दरमियान एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि महंगाई की बुलंद तरीन लहर पर काबू पा लिया गया है, शरह सूद में नुमाया कमी आई है और मुआशी अशारिये बेहतरी की समत गामजन है, जबकि दूसरी जानिब आवाम अब भी रोजमर्रा जिंदगी में महंगाई, महदूद आमदन और मुआशी दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में 18,771 अरब रुपए हजम के इस वफाकी बजट को न सिर्फ हुकूमती तरजीहात का आईनादार समझा जा रहा है, बल्कि इसे आने वाली मुआशी साल के लिए एक अहम पॉलिसी दस्तावेज भी करार दिया जा रहा है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सबसे बड़ा खर्च बदस्तूर कर्जों पर सूद की अदायगियों के मद में रखा गया है, जिसके लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यह रकम मजमूई बजट का एक बड़ा हिस्सा है और इस हकीकत की निशानदही करता है कि पाकिस्तान को अब भी कर्जों के बोझ का सामना है। दूसरी जानिब दिफाई ज़रूरियात के लिए 3,010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई, जिससे हुकूमत मौजूदा इलाकाई और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में नागुज़ीर करार दे रही है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफे की तजवीज़ भी बजट का एक अहम पहलू है। अगरचे बाज़ हल्के से महदूद रिलीफ करार दे रहे हैं, ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि माली गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए यह मुमकिना हद तक बेहतर फैसला है। इसी तरह जायदाद की मुंतकली पर टैक्स को 2.5% से कम करके 1.25% करना रियल स्टेट और तामीराती शोबे के लिए एक अहम मरात भी तस्वुर किया जा रहा है, जिससे सरमायाकारी और माशी सरगर्मियों में इजाफे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। महसूलात के महाज पर हुकूमत ने FBR के लिए 15,264 अरब रुपए के टैक्स हदफ का तायुन किया है, जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में एक बुलंद हदफ है। सवाल यह है कि क्या माशी सरगर्मियों में बेहतरी और टैक्स इस्लाहात के जरिए यह हदफ हासिल किया जा सकेगा, या फिर एक बार इजाफी टैक्स इकदामात की ज़रूरत पेश आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बजट को रिलीफ और अवामी फलाह का बजट करार दिया, जबकि वज़ीर ख़जाना ने बजट की तैयारी में सियासी इत्तफ़ाक़ राय और इत्तहादी क़यादत के किरदार को सराहते हुए इसे कौमी मईशत को आगे ले जाने की कोशिश करार दिया। ताहम असल इम्तहान अब इस अमर का है कि क्या यह बजट आम आदमी की ज़िंदगी में हकीकी आसानियाँ पैदा कर पाता है, कारोबारी एतमाद बहाल कर पाता है और मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने में कामयाब होगा या नहीं। यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले महीनों में पाकिस्तान की मुआशी समत का तायुन करेंगी। नाज़रीन, वफाकी बजट 2026-27 के मुख्तलिफ पहलुओं, हुकूमती दावों, अवामी रिलीफ, टैक्स इक़दामात और मुआशी आदाब पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नहायत अहम और ताज़ा पेशरफ़्त सामने आई है जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत के लिए भी गैर मामूली अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सफारती राब्तों और अमन कोशिशों के हवाले से एक अहम बयान जारी किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ईरान और अमरीका अमन मुआहदे की तहरीर पर उसूली इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर मुआहदे के हतमी मुसव्वदे पर काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की सालसी कोशिशों के तनाजुर में बाज़ अनासर की जानिब से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, ताहम हुकूमत ऐसे अनासर और इनके मकासद से पूरी तरह से आगाह है जो अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अमन मुआहदे की तहरीर पर दोनों फरीकैन इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं और अब तवज्जो हतमी ड्राफ्ट की तकमील पर मरकूज़ है। उनके बकौल अमन जितना आज नज़दीक है उतना कभी भी नहीं था। बड़ी हौसला अफजा ये बात है। अगर ये पेशरफ्त अमली शक्ल इख्तियार करती है तो न सिर्फ मशरक़ वस्ता में कशीदगी में नुमाया कमी आ सकती है, बल्कि आलमी तवानाई, मंडियों, तेल की कीमतों, बैनुल-अक़वामी तिजारत और खित्ते की मजमूई सियासी मुआशी माहौल पर भी इसके दूरस असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी अहम पेशरफ्त के तनाजुर में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी सतह पर मुमकिन इस्तेहकाम और पाकिस्तान के नए वफाकी बजट के दरमियान ताल्लुक बनता है और क्या हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की और सरमायाकारी के नए मरहले में दाखिल होने की पोजीशन में है। इस अहम पेशरफ्त पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनस मलिक, ब्यूरो चीफ एशिया वन न्यूज़ हैं, अशफाक तोला साहब माहिर मुआशियात और टैक्स अमूर के बड़े माहिर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो मुनीफ फारूक साहब हैं,
सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म का ये अभी एक मामला आया उस पर बात कर लेते हैं। अनस, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जितना अमन मुआहदे के अब करीब हैं पहले नहीं थे, और मुसव्वदे के ऊपर भी कुछ मीडिया हाउसेस भी बात कर रहे थे। अब्बास अरागची की भी हमने ट्वीट दिन में देखी है। अभी खबर क्या है कि क्या वाकई इतना करीब पहुँच चुके हैं कि मामला अब हल की जानिब है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मामला हल की जानिब नहीं है। मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि मामला हल हो चुका है। अब से कुछ देर बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि बज़ारते मीडिएटर और सालिस है, तो शायद उसकी जानिब से या दोनों फरीकैन की जानिब से कोई एक बयान जारी होगा जिसमें इस बात को कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये जो अमन मुआहिदा है जिसके नतीजे में बातचीत का सिलसिला जो है शुरू होगा, वो कब और कहाँ साइन होगी। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी इत्तला भी यही है कि आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर, जब मैं आपसे इतवार या पीर को अगर बात कर रहा हूँगा, तो तब तक ये मामला जो है ये हल हो चुका होगा। और वो अगली जो सिमत है, अगली डायरेक्शन है, जिसमें बातचीत का अमल 60 रोज़ है जो बातचीत होगी, जिसमें न्यूक्लियर के मामला के ऊपर जो बातचीत है उसकी उस डिमेंशन के अंदर टॉक्स चली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल अपने वफ्द के हमरा जो है वो जिनीवा रवाना होंगे। ये डील साइनिंग जो है जिनीवा में होनी है। तो पाकिस्तान क्योंकि की और प्रिंसिपल मीडिएटर रहा है, और तो इसी पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ही विटनेस भी होगा जो ये डील साइनिंग होगी। ये एग्रीमेंट, डील तो खैर इसको कहना गलत है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसके हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मुदस्सिर साहब, ठीक है। अच्छा, अशफाक तोला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तोला साहब को भी वेलकम करते हैं। लेकिन अनस, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, अभी जो आप कह रहे हैं कि ये जो एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के लिए चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब दोनों जानिब जब भी एग्रीमेंट में चीज़ें बढ़ रही होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो चीज़ें शायद रुक रही होती हैं। बयानात तो अभी भी दोनों तरफ से वो किसी न किसी तरह से आ रहे होते हैं। अब कितना ये बताया जा रहा है कि ये वाकई उस एग्रीमेंट की जानिब आखिरी कदम हो कि बात आगे बढ़ जाए और फिर दोनों फरीक़ैन मिल के दस्तखत और बाकी मामलात आगे की जानिब आए? देखिए, एग्रीमेंट जो मोर और लेस जो बुध की रात को जब बमबारी चल रही थी उसी दौरान जो है वो फाइनलाइज हो चुका था। जब कतरी साइड ने आखिरी विजिट किया था बुध की सुबह, और उसके अलावा उसके साथ कतर और पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन थी। जुमेरात को मैंने वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अजराबी से उनकी हफ्तावाराना ब्रीफिंग में ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान और कतर की क्या कोऑर्डिनेशन है, तो उन्होंने कहा बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। गुज़िश्ता रोज जो है ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस बात को पहली मरतबा कहा कि पाकिस्तान और कतर इस पूरे मामले के सालिस हैं, मीडिएटर्स हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त मामला खत्म होने की तरफ नहीं है, ये डील एग्रीमेंट अग्री अपॉन हो चुका है। इसके ऊपर सिर्फ स्याही जो है या दस्तखत जो है वो करना बाकी है, और वो दस्तखत भी अगले 48 से 72 घंटे के अंदर जो है वो हमें होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनस, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और इस खबर के साथ अब आगे देखना है कि ये आलमी तौर पर किस तरह से असरअंदाज होती है। अशफाक तोला साहब माहिर माशियात और टैक्स अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, ये जो खबर आई है इसके बाद वो जो हम पे इंटरनेशनल एक प्रेशर है, हमारा इम्पोर्ट का बिल बढ़ता जा रहा है, ये कितना एक मुस्बत होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए अगर ये चीज़ें एग्रीमेंट की जानिब बढ़ जाती हैं और रैप अप होता है जो सूरत हाल है, जो क्योस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मेरा ख्याल है अब आपका जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, जैसे आपके नुमाइंदे ने बताया है, और इससे ज़्यादा ये है कि अब आपकी ऑयल की कीमत देखें गिरना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली अमेरिकन मार्केट में जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, दे आर ऑल्सो इक्वली अपना इन्फॉर्म्ड कि जी उनको पता है कि ये चीज़ हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं से ताने बाने इक़्तिदार के ऐवानों में मिलते हैं लोगों के। तो मुझे लग रहा है कि ये डील तो हो जाएगी। और देखिए, हमारा तो हमने कोई डिसीजन जो लिए थे ना, वो शायद हमारी अपने चीज़ों पे मबनी नहीं थे। हमने फ्लैट्स की जो वर्किंग की लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था, फिर जुबैल की रिफाइनरी और फिर अपनी रिफाइनरियों पे आ गए थे। और अब हम सोच रहे हैं कि जो इंपोर्ट का बिल हमारा बढ़ा था
और जिसकी वजह से विंडफॉल गेन हुआ हमारे रिफाइनरीज को, उसका हम उनसे अब विंडफॉल टैक्स लें। तो ये हमने तो बिल्कुल ही, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी में फैसला कर लिया था हमने मुदस्सिर, और उसका खुमियाजा मेरा ख्याल है हमें डॉलर की शक्ल में पड़ा और रुपये में लोगों की जेबों से निकला। आप देखें विंडफॉल लेवी पे आप टैक्स तो ले लेंगे, गवर्नमेंट की जेब में दोबारा आ जाएंगे, पर जो आवाम की जेब से निकला उसका क्या होगा? तो ये चीजें हैं। बाकी मेरा ख्याल है ये अब नॉर्मलाइज हो जाती है, बल्कि उससे सस्ते में आएंगी। और अब हम देखते हैं कि जितनी तेजी से बढ़ाई गई थी, और हम जब उस वक्त कह रहे थे कि स्टैगर करें, थोड़ा ज्यादा कम बढ़ाएं, उसके बाद फिर जब कमी हो तो थोड़ा आराम से कम कीजिएगा, तो इत्तेफाक से पूरी स्पीड से बढ़ाया गया था और फोर्थ गियर में डायरेक्ट ले गए थे। अब देखते हैं फोर्थ गियर में रिवर्सल आती है कि नहीं। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे जब अहदाफ के हवाले से 15,264 अरब का टैक्स हदफ है, किस हद तक आपको काबिल हुसूल नजर आ रहा है इशफाक भाई? आई डोंट थिंक इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि 13,000 अरब की ये बात कर रहे हैं कि 12,000 अरब हम कलेक्ट कर पाएंगे। और अगर 13,000 अरब भी कर लिए तो आप समझ लें 12.5% का एडिशन करें तो 658 बिलियन के इनको नए टैक्सेस लगाने। तो उसमें से वो जो थर्ड शेड्यूल के कुछ किए हैं वो कहते हैं वहां से मेजर से आएंगे, कुछ ये दुकानदारों की स्कीम जो लाए हैं उनसे वो कहते हैं हम ले आएंगे। तो काफी चीजें वो कह रहे हैं हम ले आएंगे, और कुछ मॉनिटरिंग से ले आएंगे, कुछ फेसलेस ट्रांजैक्शन से ले आएंगे। तो आई थिंक कोई कॉन्क्रीट मेरे पास अभी तक जो हमने बजट रिव्यू किया है, कोई ऐसे स्टेप्स नजर नहीं आ रहे कि जिनको मैं कहूँ कि ये रिकवर हो जाएंगे। तो अब बाकी रहा सवाल, देखते हैं कि अब आगे किस तरीके से लेके चलते हैं चीजों को। लेकिन तो सब हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की जो मुख्तलिफ स्लैब्स में टैक्स की शरह है वो कम की, क्या हकीकी मानों में आप समझते हैं ये रिलीफ है या महदूद नौइयत का कोई इकदाम है? देखें ये इस वक्त जितना दे सकते थे उससे उन्होंने ज्यादा दिया। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये ठीक है IMF के इन्फ्लुएंस में रहते हुए किया इन्होंने, और ऑब्वियसली वो खुल के नहीं खेल सके। जो हम कह रहे थे कि $1,00,000 आप कर दें, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। IMF ने अपनी वो बात मनवा ली इनसे कि नहीं जी ठीक है, बाकी रिलीफ दे दिए होंगे और वहां से वो अपनी बात मनवा ली होगी, क्योंकि उनको भी पता था $1,00,000 अगर हमने इनको अलाउ कर दिए तो फिर मेरा ख्याल है उनका जो असर और रसूख जो था पाकिस्तान पे काफी कम हो जाता। सही। तो सुपर टैक्स में एक जानिब तो थोड़ा सब कमी भी होगी, बाद शोबों में रियायतों से हुकूमती मसऊलात पर आप नहीं समझते असर पड़ेगा? फिर देखिए सुपर टैक्स कभी भी कोई ऐसा अच्छा टैक्स नहीं था जो मैं समझता हूँ। ये 2022 में एक साल के लिए हम लगा रहे थे, बट हम तो ये एक वतीरा हमारा बन गया है कि जी जब भी कोई टैक्स लगता है पहले साल हम कहते हैं कि जी ये तो एक कंसेशन हम ले रहे हैं आपसे, दूसरी मरतबा आप कहते हैं नहीं यार ये तो हमारा राइट बन गया, और तीसरे साल हम कहते हैं ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हक बन गया है। तो ये अच्छी रिवायत नहीं है। आप मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन चाह रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि 92 वाला दौर FATF कंप्लायंट अगर करके ले आना चाह रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब लाते थे, या जो 2013 का दौर हमारा आया, अगर आप उसको लाना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये जो है ना आपको इस इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा ढील देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे लोग मिसालें दे रहे हैं कि जी तुर्की ने देखें कितना एक्सपोर्टर्स को दे दिया इंटरनेशनल FDI को। भाई तुर्की IMF के प्रोग्राम में नहीं है तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो ये फर्क होता है आजादी में और ना आजाद होने में। अच्छा भाई, आप आज़ादी की तो बात वो कर रहे होते हैं ना कि हम बल्कि पूरे प्लान भी दे रहे होते हैं IMF से निकलने के, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चीज़ आपके नज़दीक बजट की सबसे अहम जो टैक्स इस्लाह है वो क्या है, और कौन सा शोबा जहां हुकूमत मजीद जो है वो बेहतरी ला सकती थी लेकिन नहीं लाए इस बजट? एक तो इन्होंने जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, अगर फेसलेस ये करने में कामयाब हो जाते हैं, और जिस तरीके से ये जो वजीर खजाना साहब ने बताया, जो हम बजट में भी पढ़ रहे हैं, अगर ये मॉड्यूल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
दूसरी जहां मुझे मायूसी हुई, जहां आपने सैलरीड क्लास को आपने इतनी दी अच्छी रिवायत, यानी मायूसी इस बात पे नहीं हुई कि उनको क्यों दी है, मायूसी इस बात पे हुई कि आप इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन उनको भी आपने उनकी नरखों में आपने इजाफा कर दिया। सर्विस सेक्टर की विदहोल्डिंग में 1% आपने इजाफा कर दिया, 6 से 7% कर दी मिनिमम, ठीक है ना। इंश्योरेंस पे जो इंडिविजुअल की इंश्योरेंस है इस पे उन्होंने टैक्स, तो ये चीजें इनको नहीं करनी चाहिए थी इस स्टेज पे, क्योंकि मेरा ख्याल है चले अब सैलरी के टैक्स कम होने की वजह से थोड़ा कुव्वत खरीद आएगी तो उसमें बायंसी आएगी इकोनॉमी के अंदर, मगर उनको हमें ये भी देखना होगा अब जिस तरीके से ईवी पे उन्होंने जो 2 करोड़ से ऊपर वाली ईवी है इस पर उन्होंने एफईडी लगाई है, तो वो भी मेरा ख्याल है नहीं लगानी। ईवी को अभी आप अगर इतनी सारी ईवी आप लेके आ गए हैं अपने पास, आपने देखा होगा माशाल्लाह, मगर इसमें ज्यादातर 2 करोड़ से कम है, तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज मैं इसको कहूँगा अच्छा बजट है। बट मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर ये $1 लाख वाला भी करवा देते 50 लाख की जगह, तो मैं शायद मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होता है इस बात से, और मेरा ख्याल है कौम के लिए बेहतर होता है। आज बजट पेश हो गया, बजट के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं हमारे माशियात से, और मुसलसल हमारा जो प्रोग्राम है वो आज 12 बजे तक आप देखते रहेंगे। लेकिन इस सारे अमल में बजट से पहले कुछ हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा ये बायकॉट एक तरह से वो फैसला था, लेकिन उसके बाद फिर उनको मनाया भी गया। सागडार आए लेकिन वो नहीं मना पाए, फिर मोहसिन नकवी आए और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया वो बजट तकरीर का हिस्सा भी बनेंगे। क्या वजूहात है? कुछ एक ख़बर मुनीर फारूक दे रहे थे कि कुछ तब्दीलियाँ बड़ी होने वाली हैं और उन तब्दीलियों के ऊपर भी बात करते हैं। मुनीर फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सबसे पहले तो ये बिल्कुल बजट इजलास से पहले इस तरह की नाराज़ी और वो भी फिर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का भी एक हवाला होना, ये क्यों नाराज़ी बार बार इत्तेहादियों के दरमियान नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी कंसर्न है वो ये कि उनको शायद इस बात का खदशा है कि कोई डंडी ना मारी जाए उस मैंडेट के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल कर चुकी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और नेचुरली वो बड़ा एक हार्ड अर्नड किस्म का मैंडेट है। बिलावल साहब ने उसके अंदर बड़ी मेहनत की बीइंग पार्टी चेयरमैन, और आसफा भुट्टो साहबा भी तशरीफ ले गई, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कैंपेन की। तो वो जारी बात है उनके लिए एक जीत है जो उन्होंने बड़ा क्लियरली उनका मैंडेट है जो वहां पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया। लेकिन उसमें क्योंकि अभी तक मुकम्मल हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान नहीं हुआ, तो ये पहले दिन ही वहाँ जो हाफिज हफीजुर रहमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आला भी हैं, उनका ख्याल था कि ये जब तक हतमी नताइज नहीं आएंगे तो मामलात उस वक्त तक फ्लूइड हैं, सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब वहाँ कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद आने वाले चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर वहाँ सूरत हाल वाज़िया होगी और शायद मुस्लिम लीग नून के बैक 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की पोजीशन भी क्लियर हो सकेगी और मुस्लिम लीग नून भी शायद एक बड़ी बेहतर पोजीशन में खुद को स्टेशन करेगी। एक जो एज PMLN को है वो पीपल्स पार्टी को नहीं है, वो है वफाक की हुकूमत का। वफाक में बहरहाल वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, तो ये एक कंसर्न बिलावल साहब को शायद लग रहा है कि जो उनका खदशा भी है कि शायद मुस्लिम लीग नून को वहां पर जितवाया जा रहा है। और जाहिर बात है वो फिर इशारों के नारों में भी और कई दफा डायरेक्टली भी इस बात का इजहार खलवत में जलवत में करते हैं कि शायद कोई खुसूसी फरिश्तों की सपोर्ट हासिल होगी मुस्लिम लीग नून को, और शायद वो ये चीज एप्रीहेंड भी कर रहे थे, वो इसको असेस भी कर रहे थे, और इसी वजह से शायद उनका ये कंसर्न एक है। रह गई बजटरी मामलात की बात, तो देखिए ये बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो पास होने से रहा, और पीपल्स पार्टी ने इसमें जो अभी तक जो देखिए तरमीम की बातें बहुत हुई, तरमीम आएगी जरूर, अभी नहीं आई, लेकिन जो सूबों का शेयर था, सूबों से कुछ जो रिलीफ लेने थे वो लिए हैं उन्होंने, और बताया है वफाक को कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं और हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसे पेंडिंग एजेंडाज हैं जो कि वफाक के पास है अभी तक। ये तो बजट के बाद जो है वो जो उसूल था वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने कर लिया NFC के बगैर भी। लेकिन दूसरी चीज जो आपके व्लॉग में देख रहा था वो बड़ी तब्दीलियों की आप बात कर रहे हैं,
एक तरफ हम ये देखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा का भी वज़ीर दाखिला ही काम कर रहे हैं और वो विज़िट कर रहे हैं जाके, दूसरी जानिब ये किस किस की तब्दीलियाँ और क्यों तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? हुकूमत तो वो कह रहे हैं बहुत बेहतर चल रही है। मुदस्सिर साहब, हुकूमत यकीनी तौर पर बेहतर या आप ये कह सकते हैं मजबूत चल रही है, लेकिन वो इसलिए मजबूत है कि इस हुकूमत को बेपनाह, मैं जब लफ्ज बेपनाह कहता हूं तो इसको हकीकी मानों में रखिएगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पे कमांड बड़ी अच्छी है, तो बेपनाह को बेपनाह ही की तरह लीजिएगा कि सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की मुक्तदरा की। और जब मैं हुकूमत कहता हूं तो एसेंशियली वज़ीर आज़म की बात करता हूं। देखिए, यहाँ डिसएग्रीमेंट्स का इशू नहीं है, यहाँ ये है कि कुछ चीजें अगर बेहतर हो सकती हैं तो उन्हें किया जाए। चंद वजारतों के हवाले से एक तो ये है कि जी उनको शायद अबॉलिश करना चाहिए और स्क्वीज करना चाहिए। एक बहुत सी वजारतें ऐसी हैं जिनका काम नहीं है, तो क्या ही अच्छा हो कि एक मिनिस्ट्री के साथ उनको मर्ज कर दिया जाए और इस तरह किया जाए। इसी तरह कुछ कलमदान, कुछ जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के पास हैं, उनके हवाले से ये राय जरूर है बहुत सी जगहों के ऊपर कि ठीक है, 3 साल का वक्त बड़ा अच्छा वक्त होता है, अगर किसी जगह से वो परफॉर्मेंस या वो रिजल्ट्स या वो डिविडेंड नहीं मिल रहा जो हासिल करना चाहिए, तो क्या ही अच्छा हो कि नए लोगों को या नए चेहरों को ट्राई किया जाए। उसमें भी वो खींचातानी नहीं है, उसमें ये है कि ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, मैंने खबर दी थी कि वज़ीर आज़म की बहुत कोई सेरेमोनियल या वो मुलाकातें नहीं, बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन लेवल पे भी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है उनसे मुलाकात रहती है, और वो अनअनाउंस्ड मुलाकातें होती हैं। बहुत दफा ऐसे होता है कि वो मुलाकातें हो रही होती हैं और वो एजेंडास डिस्क्लोज नहीं होते, और वो होती ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ मुल्की मामलात के ऊपर हो रही होती हैं। तो ज़ाहिर बात है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ चेहरे तब्दील हों, कुछ नए चेहरे आ जाएं, कुछ जो रिजल्ट्स चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बात तो फैक्ट है, आज वज़ीर आज़म ने उनका बजट से पहले ट्वीट करना कि हमने बड़ी मेहनत से बजट बनाया सब कुछ, वो उस प्रेशर की निशानदेही करता है जो ये हुकूमत महसूस कर रही है। देखिए, आज जो मैंने बजट देखा है और इसके अंदर जो देखा है, अभी इशफाक तोला साहब आपके साथ मौजूद थे, अगेन ये लोग अथॉरिटी हैं मईशत के ऊपर। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बजट। जो परसेप्शन था नेगेटिव, उसके बरक्स आया है ये बजट। ये आप भी जारी बात है फॉलो कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, तो परसेप्शन वाइज इट इज अ गुड बजट। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस बजट से ताल्लुक नहीं है उन तब्दीलियों का जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। वो वैसे ही स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, और वो शायद ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि अच्छा जी ये अनाउंस हो रहा है और इतने दिनों बाद होगा और अच्छा ऐसे हो रहा है। वो शायद वो जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम से कड़ाका निकलेगा। तो वो जब वो निकलेगा और वो अभी हो, महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन ड्यू डिलिब्रेशंस के बाद वो होगा। और मेरा नहीं ख्याल, और आई पर्सनली फील कि वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक हुकूमत है, आप अकाउंटेबल है। मैं क्विकली चंद सेकंड्स मेरे पास में, ये कड़ाका बड़े बड़ों का भी निकल सकता है या कुछ छोटी मोटी वजारतें जो आप अभी कह रहे थे कि कुछ ऐसी वजारतें जिनका ना होना भी, तो क्या बड़ों का भी कड़ाका साथ है? जी, मैं ये आपको सेफली कह सकता हूं कि इसमें शायद कुछ बड़े लोग भी शामिल होंगे और कड़ाका बड़ों का भी निकल सकता है। अच्छा जी, ठीक है, चलें अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में सूरत हाल किधर होती है। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब हमारे साथ सीनियर तर्जुमा मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त बजट के हवाले से, और बजट पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कुछ आदाफ हैं टैक्स के हवाले से और कुछ रिलीफ हैं तनख्वाहदार तबके के लिए, कारोबारी अफराद के लिए, सुपर टैक्स की कमी है, तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन सवाल वहीं पर मौजूद है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी तो है, लेकिन ये जो इकनॉमिक ग्रोथ है उस जानिब नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अली हसनैन साहब मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये जो ग्रोथ है उसकी जानिब को कदम हो सकता है आज के बजट के बाद कि कुछ टैक्सेस में भी कमी है, कुछ कारोबारी अफराद के लिए कोई बेहतरी होगी, या स्टिल वही 365 दिन का एक बजट है और चल और आगे चीज़ें बढ़ती रहें? जी, सबसे पहले तो देखें, कोई भी किसी भी साल का बजट जो है ना, वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपके जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो, चाहे आपकी बिजली चोरी ख़त्म करना है, चाहे टैक्स चोरी ख़त्म करना है, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट्स की गवर्नमेंट्स को बेहतर करना है, ये सारा प्रोजेक्ट पूरे साल का होता है, ये बजट से नहीं सॉल्व होता। दूसरी तरफ, क्योंकि हम अभी तक IMF के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में हैं, हमारा कर्जा
एक अनमैनेजेबल लेवल के ऊपर पहुंच चुका था और उससे कदरे बेहतरी की तरफ आया है। और वो सिर्फ तभी बेहतरी की तरफ आएगा जब हम डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं, ना पहले थी ना अभी जो रिलीफ है वो हेडलाइंस की हद तक ठीक है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी, और ये कर भी नहीं सकते। देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशो आपने बेहतर रखना है, इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमी के कुल वजूद में टैक्स का हिस्सा बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप जब तक टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक टैक्स नेट के अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप किसी एक तरफ थोड़ी बेहतरी लेकर आएंगे, दूसरी तरफ तंगी लेकर आएंगे। तो यही सफ़र इस साल भी हमें नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो मुझे लगता है ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हमने डेवलपमेंट स्पेंडिंग बिल्कुल ना होने के बराबर कर दी है। तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है और इसका मतलब है कि हमें अगले 1-2 साल के अंदर वाकई कोई बड़ी चेंजेस दरकार हैं, वरना ये चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो आप बात कर रहे हैं कि जीडीपी के भी और टैक्सेस के हवाले से हमने 7 साल में को 80% जो है वो रेवेन्यू का हदफ तो एफबीआर ने हासिल कर लिया, लेकिन जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बमुश्किल 20% पे वो गई है। तो अब ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो एक तरफ टैक्स आदाफ तो बढ़ते जा रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह से अचीव भी कर लिया जाता है किसी हद तक, लेकिन जो दूसरी तरफ ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पा रही। तो ये क्या दोनों के दरमियान फ़र्क है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? और इस बजट पे ख़ास तौर पे इसके बाद कुछ बेहतरी आपको लगती है? देखें, एफबीआर जो है ना वो तकरीबन हर साल, बल्कि कई सालों में तो केक काटते हैं कि जी हमने अपना हदफ मीट कर लिया है, तो फिर टैक्स टू जीडीपी रेशो क्यों नहीं बढ़ता? उसकी वजह यह है कि इनके टारगेट्स के अंदर इन्फ्लेशन का कई दफ़ा एलिमेंट, तो जो ग्रोथ आती है वो इसलिए आती है क्योंकि आपकी पूरी इकॉनमी बढ़ रही है, उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जब तक आपका 2 चीज़ें मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक ये कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो वो एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, वो आपको बढ़ते हुए नज़र आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। नंबर 2 ये कि उसके अंदर विद इन रेवेन्यू जो आपका परसेंटेजेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कम होनी चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस की ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपसे जो इनकम टैक्स में वसूल करें वो ज़्यादा एक आपके मुल्क का तबका आना चाहिए जो कि इनकम टैक्स दे रहा हो, ना कि ये कि आप सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हो, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हो। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि इनकी रेवेन्यूज तो बढ़ गए, लेकिन वो एक टैक्स आर्किटेक्चर को ठीक करने की वजह से नहीं बढ़े, और वो जब तक नहीं होगा तो हम जाहिर है कि इकॉनमी उसी तरह चलती रहेगी। उसके बाद आपने सिर्फ टैक्सेशन नहीं है, टैक्सेशन आपसे आप अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं टैक्सेशन से, उसके बाद आपने टैक्स के रिसोर्सेज को खर्चना है। अगर आप उस पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, अगर आप उसको गलत मंसूबों पे लगा रहे हैं, तो जाहिर है उससे आप ग्रोथ हासिल नहीं कर सकेंगे, एंड यही कंटिन्यू की करिए चीज़। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, वफाकी अखराजात में सूदी अदायगियों का एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है। माशी पॉलिसियों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये एक बहुत गहरा मसला है। इसके अंदर दोनों साइड जो हैं इनको संजीदगी से बैठने की ज़रूरत थी, अपने मसलों को करेक्ट तरीके से आइडेंटिफाई करने की, और वो माजरत के साथ मुझे होते हुए नज़र नहीं आया। आप सुबह से ये एग्रीमेंट ले लेते हैं कि वो अखराजात में कमी लेकर आएंगे, वो मतलब पहली नज़र में बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट लेती है IMF से कर्जे, प्रोविंस तो नहीं लेता। तो जब वो लेती है और फिर आपने जो कर्जे, जब आपने 70% टैक्स कलेक्शन जो है वो आपने कर्जे की अदायगी में लगानी हो या 80%, तो इसका मतलब है कि आप अपना मुल्क नहीं चला सकते। तो यहाँ तक तो बैठ के कुछ आपस में मिलजुल के चीज़ों के मसले का हल निकालना तो ज़रूरी था। लेकिन अगर इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम कर दी, तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम करेंगे तो कल को आपका मुल्क कैसे ग्रो करेगा? अगर आप नई सड़कें नहीं बनाएंगे, नए पुल नहीं बनाएंगे, अगर आप फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे, अगर आप जो भी आपके स्कूल नहीं बनाएंगे, आप नए अस्पताल नहीं बनाएंगे, अगर नए पुलिस स्टेशन नहीं बनाएंगे, इन चीज़ों की वजह मुल्क नहीं ग्रो कर सकता। और वो तो आप वक्ती तौर पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए एक, जिसको फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट होना चाहिए कि हमने प्रोविंसेस को कितनी जिम्मेदारी देनी है, अजला को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जो कि कोई सूबा अपने अजला को अपनी तहसीलों तक डिवोल्यूशन नहीं कर रहा।
और जो फेडरेशन है उसकी जिम्मेदारियां किधर हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि वो एक मैंडेट, एक डायरेक्टिव दे रहा हो, उसने जो अपनी मिनिस्ट्रीज बंद करनी है, उसने जो अपने पैसे बचाने हैं, उसने जो अपने डिस्कोज के अंदर जो आपके लाइन लॉसेज हो रहे हैं, जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में जो लॉसेज हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदार तो फेडरल गवर्नमेंट है, तो उसको भी ठीक करने की जरूरत है और उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर जो लेड ग्रोथ है उसकी कोई वाज़ेह हिकमत अमली इस बजट में आपको नज़र आई है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर आपका सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वाला फर्म नहीं है, वो सिर्फ 8 या 10% है, आपकी पूरी मईशत है। जी हाँ। और पूरी मईशत की हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है कि आप किसी एक इंडस्ट्री को या किसी एक टाइप के फर्म को सिर्फ बेनिफिट नहीं देते, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वो एनवायरनमेंट मेरी नज़र में होते हुए नहीं नज़र आ रही मुझे। आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 14% पर है, उसमें से 7-8% है जो रेमिटेंसेस में आता है। यानी कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स के अंदर, जो हम लोग जहाँ पाकिस्तान में जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, वो 100 में से सिर्फ 6 रुपए सरमाया बचा के इन्वेस्ट कर रहा है कि कल को कोई हमने सनतकारी करनी है, कल को हमने कोई मशीन लगानी है, कुछ और ऐसा करना है। और इसमें ये बात नहीं है कि हम लोग हैं बड़े फजूल खर्च लोग हैं। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना, ग्रो करना, और उसके साथ साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, और गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी उसके अंदर शामिल होता है, उसको कम करना। ये 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी जो आपने करनी है अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट रेशो बढ़ाना चाहते हैं। उसके बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती, उसके बगैर प्राइवेट सेक्टर नहीं ग्रो कर सकता। हाँ, आप एक सेक्टर को, एक इंडस्ट्री को, एक शहर को फेवर दे देंगे, लेकिन आपकी मईशत बहैसियत कुल एक होल के तौर पर ग्रो नहीं कर सकती जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप आज के बजट के हवाले से कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत का ये बजट, डॉक्टर साहब कहाँ रेट करेंगे आज के इस बजट को कि IMF की भी एक जो पाकिस्तान के साथ है रिलेशन इस बजट के साथ, और पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर भी, और आलमी तौर पे इस वक्त जो एक पूरा प्रेशर है पाकिस्तान के रुपए पे भी, और इंपोर्ट बिल बढ़ा हुआ है, उसमें कहाँ रेट करते हैं? ये आप लोग ना टीवी चैनल्स पे रोज़ बैठ के ये कहते हैं, और सियासतदानों ने इस चीज़ को बढ़ाया हुआ है कि जी आपका IMF ने ये कर दिया। IMF को कौन लेकर आता है? हुकूमत लेकर आती है। हम डिफॉल्ट करने लगे हैं, प्लीज़ आके हमें बचाओ। बिल्कुल। तो हुकूमत तो हमारी है, हम डिफॉल्ट पे कहाँ से पहुंचे थे? क्योंकि आपने उतना खर्चा था जितना आपके पास टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ था। उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। तो IMF जब आती है, IMF के और मसले जरूर हैं, लेकिन वो टेक्निकली कई दफा बहुत सही चीजें कर रहे होते हैं। वो आपको क्या कह रहे हैं? वो आपको कह रहे हैं कि आपने अपने ऊपर कर्जा जमा कर लिया है, अब इस कर्जे को अदा करने के लिए आप अपने जो आप जमा कर रहे हैं उसको बढ़ाएं और जो खर्च रहे हैं उसको कम करें, यही कहते हैं ना। तो हम IMF को किस बात पे कसूरवार ठहरा रहे हैं? कसूर तो हमारा अपना है। उसको ठीक करने के लिए हमें एक थोड़ा मतलब होश में आना पड़ेगा कि भाई ये हुआ कैसे, हमने कर्जा बढ़ा कैसे लिया इतना ज्यादा, हमारी क्या वो गलती है, हमने अपना डिसिप्लिन किस तरह क्रिएट करना है, हमने अपनी टैक्सेशन किस तरह बेहतर करनी है, हमने अपने नॉन फाइलर को किस तरह संभालना है। ये जब तक हमारा मुल्क सियासी तौर पर और इनफरादी तौर पर खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा, IMF कुछ नहीं हमारा करेगी। और IMF हमारे लिए सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। तो हम क्यों 25वीं दफा उनके पास गए? ये कम्प्लीटली गलत है कि हम IMF को ब्लेम करें। उनके मसाइल अपनी जगह, वो एक अलग बहस है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अपनी है। हम सॉवरेन कंट्री हैं, हमें अपने मसाइल को खुद हल करना है। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, और हुकूमत को इस जानिब ही तवज्जो करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम से निकल के खुद कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खड़ा होना, यानी कि खुद कफ़ील होना, वही बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसनैन साहब, हमारे मौशियात हमारे साथ मौजूद। बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में आज आने वाले बजट के हवाले से, और कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस बजट में। पिछले चंद सालों से, स्पेशली जब से ये गवर्नमेंट थी, जब ये इकट्ठे थी गवर्नमेंट, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आई, मुसलसल ये तो बात हो रही है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम में है, लेकिन ग्रोथ की जानिब नहीं जा रहे। अब की बार कुछ चीज़ें ऐसे इकदाम हुए हैं, स्पेशली टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से, जो सैलरी क्लास है उसके टैक्स का जो स्लैब है उसको कम करना, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे लग रहा है कि शायद अब ग्रोथ की जानिब जाएंगे। लेकिन
वो जो कहा जाता है ना कि बूम एंड बस्ट की सिचुएशन ना हो, ये कैसे होगा? साथ ही साथ पिछले आपको याद होगा चंद महीने पहले बाकायदा काबीना को जब बताया गया कि ये अगर ईरान और अमेरिका की जंग रहती है, इंटरनेशनल सिनेरियो ये रहता है, तो पाकिस्तान कहाँ पे माशी तौर पर खड़ा होगा। डॉक्टर अली सलमान साहब ने एक ब्रीफ किया था, फिर हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चीज़ को वाज़े भी किया था कि सूरत हाल क्या होगी। अब बजट और इंटरनेशनल सिनेरियो पाकिस्तान में क्या कोई तरक्की की सूरत हो सकती है, बात करेंगे। डॉक्टर अली सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, CEO हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपने सर एक सिनेरियो बिल्ड किया था उस वक्त के, एक अगर इंटरनेशनल सिचुएशन ये रहती है और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के दरामदी तेल उसी तरह से है, रेमिटेंस में कमी हो रही है क्योंकि खलीज की इशूज़ हैं, एक्सटर्नल अकाउंट भी वैसा नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल जो अब नॉर्मल अगर नहीं होती और अगर नॉर्मल हो जाती है, इस सिचुएशन में ये बजट कैसा नज़र आया आज का आपको? जी बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। उस वक़्त भी हमने कुछ इन्हीं खदशात का इजहार किया था जिनका आपने अभी दोबारा जिक्र किया। तो हम अगर बजट के ऊपर आए, जो अभी तक समझ में आया, क्योंकि बजट थोड़ी देर पहले ही पेश हुआ है और बजट से मुतल्लिक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अभी तक पब्लिश नहीं हो सके, लेकिन बजट स्पीच हमने सुनी है और वो सारी चीज़ें जो टैक्स मेजर्स हैं, मेरा ख्याल है हुकूमत ने मौजूदा हालात में एक बेहतर बजट पेश किया है, क्योंकि जो टैक्सेस का बोझ था वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और सैलरीड इंडिविजुअल्स की भी बहुत ज़्यादा है। जो सुपर टैक्स की शरह है और जो सरचार्ज है उसको कम करने की बात हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, सैलरीड के ऊपर जो सरचार्ज लगा था, अगरचे वो सारे टॉप इनकम के ऊपर लग रहा था, उसको ख़त्म करने की तजवीज़ आ गई, जो अच्छी बात है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जहाँ तक आपने ताल्लुक है, जो आपने बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि हमारा एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और हमारी जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है उसका बुनियादी किरदार है। और इसके लिए आपको एक बिजनेस के हवाले से एक बड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दरकार है जहाँ पर रेगुलेशंस का बोझ कम से कम हो। सो टैक्सेस जहाँ तक ताल्लुक है, हुकूमत ने किसी हद तक उसमें दिखाई है, एक डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको भी इम्प्रूव करने की तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है कौमी आमदनी के तनासुब से वो बढ़ नहीं रहा है, वो स्टैटिक है। इसी तरह ही हमारा जो एक्सपोर्ट का लेवल है वो गिरावट का शिकार है, वो नीचे आ रहा है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें इजाफा हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट बजाते खुद प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी ना बढ़ सके और वो बढ़ने के बजाय नीचे आना शुरू हो जाए तो वो यकीनन एक बहुत तशवीशनाक चीज़ होती है किसी भी मईशत के लिए। सो इन हालात में मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब टैक्स मेजर्स की तजवीज़ दी गई है आज के स्पीच में, मगर ये कि ओवरऑल हमें इकोनॉमी को आगे लेकर जाने के लिए और एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के पैटर्न पर लाने के लिए अभी बहुत सारा इक़दामात करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब से स्पेशली जो गवर्नमेंट है तकरीबन ये 5वां बजट एक तरह से बन गया, मुस्लिम नून का पहले इकट्ठे थे बाद में अलग भी, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी इस तरह से तो है कि इस्तेहकाम है लेकिन ग्रोथ नहीं है। अब जब ग्रोथ नहीं होती है तो ऑब्वियसली कि फिर वो चीज़ें उस तरह से साइकिल बन नहीं पाता। अब कुछ बेहतरी आपको लग रही है कि ये जो कुछ माइगर हुए हैं, जो स्पेशली टैक्स के हवाले से है, कुछ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें हैं और टैक्स नेट को बढ़ाने की है, ताजरों स्पेशली जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाने का, उसके बाद कोई ऐसा साइकिल कि हम कम से कम ग्रोथ की जानिब जाएं, लेकिन ग्रोथ में भी एक चीज़ जो है कि बूम एंड बस्ट के साइकिल में हम ना फंसें, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही? जी देखें, जो अभी जिस तरह आपने ये ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बात की, क्योंकि हमारे इल्म में है कि रिटेल सेक्टर इस वक्त 30% है इकॉनमी का
और उसका जो अक्सरियत है वो टैक्स नेट से बाहर है। अगरचे अब टीयर 1 के रिटेलर्स के ऊपर POS सिस्टम लागू हो चुका है और वो भी काफ़ी टैक्स पे कर रहे हैं, मगर छोटा जो ताजिर है, दुकानदार है, वो भी टैक्स नेट से बाहर है। और यकीनन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो वैल्यू एडेड बिजनेस में हैं, उनके लिए ये एक तरह से अनफेयर या लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी ख़राब हो जाती है। तो अब ये स्कीम तो लेके आए हैं टर्नओवर टैक्स के ऊपर 1% लगाने की, टर्नओवर की बुनियादों के ऊपर, लेकिन इसमें मसला ये है कि जो हमारा जो जिन्होंने कंप्लायंस पर पहले से तवज्जो दी थी और जो पहले से नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ चुके थे, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का टर्नओवर 20 करोड़ पे है और वो पहले से नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, तो उसका कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा उसकी आमदनी के हिसाब से। लेकिन इस स्कीम के तहत अगर कोई आता है, लोग आएंगे यकीनन, तो वो 20 लाख रुपए टैक्स बनेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है और ये यकीनन एक मैसेज भी जाएगा कि जी अच्छा, ये सिस्टम तो बेहतर है। तो ये एक हम उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा करेंगे। जो बूम और बस्ट का जहाँ तक मसला है, उसमें हमें एक टैक्स पॉलिसी या बिजनेस रेगुलेशन पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी को लंबे अरसे तक चलाना होता है और बिजनेस प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक आपको लंबा टाइम चाहिए ताकि जो भी लोग बिजनेस में हैं वो उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें। इन्वेस्टमेंट भी कोई शॉर्ट टर्म बुनियादों के ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए कोई 1 साल का बजट काफ़ी नहीं हो सकता इस इंडिकेशन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टैक्स वसूलियों का हदफ है उसमें 15,264 अरब रुपए रखा गया हदफ हकीकत पसंदाना है आपकी नज़र में? ये जी आप बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बजट में जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 15,264 अरब रुपए रखा गया है, हकीकत पसंदाना है, अचीवेबल होगा, या ये टैक्स वसूलियों का हदफ को करते करते मजीद बोझ बन जाएगा लोगों के लिए? एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। पिछले 3 सालों में FBR ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और 7 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन तक तो तकरीबन ये पहुंच गए हैं, तकरीबन डबल हो गया है, या एटलीस्ट अगर आप उसको देखें तो 80% जरूर इसमें इजाफा हो गया है। लेकिन इसके मुकाबले में हमारा जो GDP है, जो कौमी आमदनी है, इस अरसे में उसमें सिर्फ 20% इजाफा हुआ है। तो टैक्सेस में तो हमने तकरीबन डबल कर लिया और आमदनी हमारी सिर्फ 20% बढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ओवर टैक्स नेशन बन चुके हैं। तो FBR तो अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है, या उसमें जो शॉर्टफॉल भी है, जैसे इस साल भी 1000 अरब रुपए की टैक्स शॉर्टफॉल आ गई, पिछले साल भी आ गई थी, तो वो हुकूमत ने नॉन टैक्स मेजर से पूरा कर लेना है। तो हुकूमत तो अपने अहदाफ पूरे कर लेगी टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू को इम्पोज करके, लेकिन जो ग्रोथ है वो सफ़र हो रही है। इफेक्टिव टैक्स रेट जो फॉर्मल सेक्टर के ऊपर है वो 60% से तजावुज़ कर चुका है। इस माहौल में इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी की बातें करना बहुत मुश्किल होगा। अब डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बजट में कोई एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको लग रही है और एक बड़ी खामी जो इस बजट में नज़र आई है जिसको बेहतर किया जा सकता था, दोनों चीज़ें, कोई एक खूबी और एक खामी? जी मेरा ख्याल है जो इसका जो प्लस फैक्टर है वो तो यही है कि इसमें फाइनली जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए थे, और इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा करूंगा कि इस बजट में जो एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर डबल किस्म के टैक्सेस लगाए गए थे। वो एडवांस इनकम टैक्स भी दे रहे थे, वो नॉर्मल टैक्स भी दे रहे थे, वो मिनिमम टैक्स भी दे रहे थे। तो उसमें से जो एडवांस टैक्स है उसका खात्मे की तजवीज़ है, और दूसरा जो टैक्स है उसको थोड़ी सी शरह उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन एटलीस्ट जो टर्नओवर के ऊपर टैक्स हम एक्सपोर्टर से ले रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा इसके बिल की मंजूरी के बाद। जो इसमें नेगेटिव चीज़ है किसी हद तक वो यही है कि हमें जो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, हार्मोनाइज करना है, अक्रॉस बोर्ड उसको इक्वल ट्रीटमेंट के तहत लेके जाना है। उस तरफ मुझे अभी पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर कंप्लायंस फोकस्ड है। हुकूमत टैक्स के निज़ाम को
ठीक करने के लिए अभी तक वाज़े लाए अमल देने में नाकाम रही है। सही, हम बात कर रहे हैं अब आज के बजट के हवाले से, और हुकूमत दावा ये कर रही है कि बजट बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ माहिर माशियात भी ये बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलीफ है, लेकिन वहीं है मामला के इस्तेहकाम के साथ साथ क्या ग्रोथ भी होगी, और हुकूमत का एक और दावा, उस दावे के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। क्या ये बेहतरी पायदार है या आर्जी अवामिल का नतीजा है जिसका हुकूमत दावा कर रही है? जी, महंगाई बिल्कुल नीचे आई है, लेकिन एक साल में नहीं आई है, 2-2.5 साल में आई है। पूरे IMF के प्रोग्राम का भी इसके अंदर हाथ है, ग्लोबल इवेंट्स का भी है, लेकिन पिछले 4 माह के अंदर जो गल्फ की ईरान की वॉर है उसकी वजह से दोबारा ऊपर जानी शुरू हो गई है। इतनी नहीं जाएगी, लेकिन अपवर्ड उसका ट्रेंड दिखाई देता है। और आपने देखा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क है, तो उसका इम्पैक्ट तो आना ही था और वो नज़र आ रहा है। जहाँ तक बजट का ओवरऑल ताल्लुक है, बजट जो है वो एक स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी का तसलसल है, और पाकिस्तान ट्रेडिशनली IMF के प्रोग्राम के तीसरे साल के अंदर 3 से 4% की ग्रोथ तक जाता है। आगे जाने के लिए जब तक मईशत का ढांचा नहीं तब्दील किया जाता, ट्रेडिशनली पाकिस्तान इसको मजीद आगे भी नहीं ले जा पाता, और हमारी इकोनॉमी इसको सस्टेन भी नहीं कर पाती। सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं नंबर सर देख रहा था, वो आप जैसे अब उस्ताद ही बताएंगे, 18,771 अरब रुपए का ये एक बजट है, जिसमें से तकरीबन 8,054 अरब कर्ज़ों का हजम है। तो क्या ये जो बजट है ये तो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार ज़्यादा नहीं हो गया है कि हम ले रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं? 8,054 अरब बहुत एक बड़ा फिगर है। ये 2 करेक्शंस। पहली करेक्शन है कि इन्हिसार अंदरूनी कर्जों पर बैरूनी से ज्यादा है। जो हमारा इंटरनल बोरिंग है लोकल, वो तकरीबन 60% से ऊपर है और बाहर के कम है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी मुल्क का बजट अगर 25 से 30% सूद की और कर्ज की अदायगी पे जाता है तो उसको डेट स्ट्रेस्ड कंट्री कहा जाता है। हम तो 50% पर है, इंडिया 26% है, बांग्लादेश 13% है, तो हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो कहीं नीचे हैं। अब ये सूद, ये जो हम जो कर्ज को खत्म करने के, कम करने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस कर दें, दूसरा तरीका ये है कि हुकूमत अपने अखराजात कम कर ले। दोनों काम अनफॉर्चुनेटली एज वन वुड हैव लाइक्ड नहीं हो पा रहे। सर, अब एक जो चीज़ हमें PSDP में 1,000 अरब रुपए जो है वो रखा हुकूमत ने, तो ये जो पैसा है आप समझते हैं इक़्तिसादी नमू को मतलूबा हदफ तक ये ले जाने के लिए काफ़ी है? और इस वक्त सिचुएशन भी आपके सामने है। जी देखें, नंबर्स जो हैं वो इतना मतलब नहीं रखते हैं कि कितना रखा गया है। हिस्टोरिकली जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो PSDP को कट कर दिया जाता है ना। सो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नंबर नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसकी बात नहीं होती कि ये PSDP से आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो हमने ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा देना है, सड़कें बनानी है, कनेक्टिविटी पे लगे रहना है, तो उससे ना जॉब क्रिएट होंगे ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। अगर हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, एक्सपोर्ट्स की तरफ ले जाते हैं, फिर यकीनन वो प्राइवेट कैपिटल को भी अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर एक पॉलिसी गैप है। पाकिस्तान के पास एक इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी नहीं है। हमारे पास विजन्स हैं, प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, बट अ टारगेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट को 15% कैसे ऊपर ले जाना है, इंडस्ट्री की एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ ले जानी है, ज़राअत जो कि एक वरीसम नंबर्स हैं उसको कैसे रिवाइव करना है। वी नीड बजट आउटकम ओरिएंटेड होता है और फिर अगले सालों में उन्हीं आउटकम्स को रिव्यू किया जाता है।
तो हारून साहब, ये फिर एडहॉक टाइप बन रहा होता है कि अच्छा चलें 365 दिन गुजारते हैं, फिर अगला बजट आएगा तो फिर देखा जाएगा मामलात कैसे होंगे अगले 365 दिन, तो एडहॉक चल रहा है जी। 365 भी नहीं होते। आपको याद है कि एक क्वार्टर के बाद मिनी बजट आ जाता है, यू नो। देखिए, मैं थोड़ी आपको इकोनॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करता जाऊं। बजट इटसेल्फ इज नॉट ए पॉलिसी। बजट एक पॉलिसी को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में बजट इसलिए अहम हो जाता है कि पॉलिसी की सिमत क्लियर नहीं है, तो बजट के जरिए मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करती हैं। अगर पॉलिसी क्लियर हो तो बजट बिकम्स इमटेरियल, क्योंकि आपको पता है पैसा कहां लगना है, यू नो। सो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी का एलिमेंट है। बाकी ममालिक में 3 से 5 साल का बजट दिया जाता है, फ्रेमवर्क, कि जी हमने 5 साल में इतना पैसा खर्चना है। फिर वो उसको स्पेंडिंग रिव्यूज के थ्रू एडजस्ट करते रहते हैं, लेकिन सिमत नहीं बदलती। हमारी तो सिमत आज सोलर है, कल को नहीं है, आज IPPs है, कल को उसको स्क्वीज करना है। इसी तरह एक्सपोर्टर को आज छूट देनी है, कल को वापस ले लेनी है। सो ये हमारे लिए दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स डोंट टेक लॉन्ग टर्म पोजीशन। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। लेकिन इससे पहले आप बात कर रहे थे कि PSDP में पॉइंट ये है कि लगना कहाँ पर है, तो उसमें अब एक और चीज़ भी मैं देख रहा था कि नौजवानों के हवाले से हुनरसाजी, स्किल डेवलपमेंट और तालीम के लिए कुछ 10 अरब रुपया वो है। ये मुख्तस रकम आप समझते हैं ये काफ़ी है फेडरल के लेवल पे? जी, दुनिया भर में देखें, स्किल डेवलपमेंट पे आपको ये देखना है कि स्किल्स की डिमांड कहाँ है। स्किल्स की डिमांड प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। हुकूमत जब स्किल्स देती है तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ नेक्सस बड़ा लिमिटेड होता है। ये जो इनके इदारे हैं, नेफ्टेक है और दूसरे हैं, बाकी तो स्किल डेवलपमेंट एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है जो सूबे करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। उसकी फीस को वाउचर्स के थ्रू हुकूमत सब्सिडाइज करती है। हमें उस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर को जो स्किल्स चाहिए वो खुद से बनवाए। हाँ, क्योंकि स्किल्स की एक कॉस्ट है, तो ये जो पैसा है, बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं, गाड़ियां खरीदें, बंदे रखें, आप ये पैसा फी के तौर पे फी को सब्सिडाइज कर दीजिए। फिर एक स्किल मैचिंग आएगी कि मार्केट की डिमांड से। देखिए ना, हर बंदा कहता है कि जो ग्रेजुएट पढ़ के आता है यूनिवर्सिटी से, वो मेरे काम का नहीं है क्योंकि उसको इंडस्ट्री की समझ नहीं है। तो इंडस्ट्री को स्किल डेवलपमेंट की लीड देंगे तो फिर ये मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा हारून साहब, तनख्वाहदार तबके के लिए जो है वो टैक्स नेट में कुछ कमी हुई है, सुपर टैक्स का खात्मा हुआ है, तो दोनों चीज़ों के बाद आप समझते हैं सरमायाकारी और खपत में कुछ बेहतरी कुछ हो गए? क्या असर होगा इसका? नहीं, तनख्वाहदार तबका जो था ख़ास तौर पे निचले लेवल का, उसके ऊपर तो कंजम्पशन पावर तकरीबन इरोड हो गई थी बहुत से सालों के प्रेशर्स और इन्फ्लेशन की वजह से। सो ये तो उसको इन्फ्लेशन को मैच करने की कोशिश की गई है कि उनका मजीद नीचे ना जाए। सेविंग्स रेट पाकिस्तान का अभी भी बहुत कम है, कुछ 6.5% है। जब तक देखें, इन्वेस्टमेंट सेविंग से लिंक्ड है। सेविंग होगी तो पैसा इन्वेस्टमेंट पे जाएगा ना जी। सो वी नीड टू लुक एट 3 नंबर्स। आप ये बात करते हैं, औरों से भी कर रहे होंगे। देखिए, मईशत को ये नंबर से नहीं आप कहते कि इकोनॉमी का साइज इतना हो गया, हम ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं। आपके 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 1, हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 14% है। हमारे कंपेटिटर की और ग्लोबल एवरेज 26%। ठीक है ना, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट टू GDP रेशो कोई 6.5% है, बाकी ममालिक की 45% है। हमारा सेविंग्स रेट 6% है। सो वी नीड टू लुक एट दीज नंबर्स के इस बेस लाइन को अब आगे कैसे लेके चलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि ये बेस लाइन से आगे बढ़ने वाला और एडहॉक से निकल के आगे चीज़ों को जाने वाला मामला होना चाहिए मुस्तकिल तौर पर। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब,
माइक हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल बजट अब सामने आ गया, उस बजट के बाद सिचुएशन नाजरीन किस तरह से आगे बढ़ती है और स्पेशली ये मुस्तकिल ग्रोथ वाले मामलात और स्टैंडर्ड ग्रोथ जो है उस तक पहुंचने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम तर मकातब फ़िक्र जो हैं वो इस वक्त टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं और इसी तरह से ताजर बरादरी इस टैक्स और इस बजट के हवाले से वो किस तरह से अपने बात करें। हमारे साथ इस वक्त सरदार ताहिर महमूद साहब मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज ये बताएं कि हुकूमत ने सुपर टैक्स में कमी और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स में कमी का ऐलान किया है। क्या कारोबारी जो अफराद हैं, बरादरी है, वो मुतमईन है आज के इस ऐलान से स्पेशली? जी बहुत शुक्रिया। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की हद तक 236C और 236K जो कि सेलर और परचेजर के टैक्सेस थे, जिसमें 5.5% ऑफ FPR वैल्यू आप प्रॉपर्टी जो सेल करने के टाइम पे करते थे, अगर वो 100 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसको कम करके 2.75% किया गया है। इसी तरह जो परचेजर है उसकी जो ट्रांसफ़र की कॉस्ट है उसमें भी 50% कमी की गई है कि 2.5% जो उसको FPR वैल्यू के इक्विवेलेंट टैक्स पे करता था तो उसको कम करके 1.25% किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान से बाहर जो एसेट से CVT उनके ऊपर से कम करके उसको ख़त्म किया गया है। 1% थी फॉरेन एसेट के ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स, उसको भी ख़त्म किया गया है। तो ये अच्छे इक़दामात हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम होगी। अब हमारा मुतालबा ये है, ये एक था, इनको तो ये तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन के को फ़रोग देने के लिए 100D को दोबारा इंट्रोड्यूस कराया जाना चाहिए। 100D एक फिक्स टैक्स था जो कि बिल्डर्स के ऊपर लगता था, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था, जो वो ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स वो अपना जमा करवा देते थे, तो कोई एम्बिग्विटी नहीं होती थी। तो उसको हमारे लेकिन सरदार साहब इस इक़दाम के हवाले से इसके बाद क्या रियल स्टेट सेक्टर जो पिछले तकरीबन कुछ 4 साल से 5 साल से हम देख रहे हैं, 2022 के बाद से बिल्कुल वो नीचे है, क्या वो दोबारा से उठने की कोई उम्मीद तवक्को है इस बजट के बाद? देखिए जी, इसमें ये एक फैक्टर था टैक्सेस की रैशनलाइजेशन का। उस हद तक तो 7E भी ख़त्म हुआ, इसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो पिछले साल ख़त्म हुई। इस्लामाबाद की हद तक जो स्टैम्प पेपर की ड्यूटी 4% थी वो 1% हुई। ट्रांसफ़र फीसेस जो है वो 1% हुई हैं, और अब जाके ये भी ख़त्म किया गया है। तो ये तो अच्छे इक़दाम हैं, लेकिन यहाँ से आगे मूव करने के लिए और इस सेक्टर को चलाने के लिए ज़रूरी है कि जो जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो वक्त पे लोगों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उन मास्टर डेवलपर्स को फैसिलिटेट करें और उनको वक्त पे उनकी अप्रूवल्स मिले, ताकि नेक्स्ट फेज में वो लोग दाखिल हों और वहां पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हो, जिसकी वजह से 60 से 70 इंडस्ट्रीज जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो चलेंगी, और जब वो चलेंगी तो तब आपको रेवेन्यू के अहदाफ पूरे होते हुए नजर आएंगे। और जो ग्रोथ आपने पिछली दफा 4.5% तामीराती शोबे के लिए रखी थी। सरदार साहब, साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि बिल्डर्स भी अपने टाइम पे और अपने वादे के मुताबिक लोगों को वो जो है वो मुहैया भी कर दें जो उनका वादा होता है कि इतने साल में ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन वो हमने पाकिस्तान में 10-10 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आपको पता है वो इस्लामाबाद से लेकर तो कराची तक वो बंद पड़े हुए हैं इस वक्त। वो बहुत सी वजूहात बताते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये है कि 1 लाख रुपए टन से स्टील जो है वो 2.5 लाख रुपए टन के ऊपर चला गया। जिन लोगों ने 6,000, 7,000, 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे अपने प्रोजेक्ट सेल किए थे, उनके लिए वो प्रोजेक्ट बनाना और कंप्लीट करना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। इसके बावजूद हम यहाँ कौन सा बैंक फाइनेंस करता है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को? इस 12-13% के ऊपर कौन ये लोन लेके और कंस्ट्रक्शन कर सकता है? यहाँ या आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रोजेक्ट के लिए पैसा मार्केट से लेना पड़ता है, या अपने रिसोर्सेज से आप वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इन सब कामों के लिए आप कैटेगराइज करें
कैटेगरी ए में उन डेवलपर्स, मास्टर डेवलपर्स को रखें जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी का और बहुत से प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए, वक्त पे डिलीवर किए। फिर कैटेगरी बी में आप आ जाएं, वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और फिर कैटेगरी सी में न्यू एंट्रेंट्स हैं। इसी हिसाब से कवानीन भी बनाए, जो ए कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों को आबाद किया है उनको फैसिलिटेट करे काम करने में, और जो लोग काम नहीं जानते उनको उनके ऊपर जरूर पाबंदियां भी लगाएं, उनको एस्क्रो अकाउंट्स खोलें ताकि वो लोग पैसा जो है वो कहीं जाया ना कर सके। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं दुनिया में। ये सारे मॉडल्स पहले बने, फेल हुए, फिर इवेंचुअली वो ऐसे मॉडल की तरफ आए जो कि कामयाब है। आप दुबई की एग्जांपल ले लें, 2008-9 के रिसेशन के बाद उन्होंने अपने कवानीन में तब्दीली की, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई, DLD बनाई, और आज वो एक मॉडल सक्सेसफुल है। पाकिस्तान में 2022 में रीरा का कानून बन गया था, लेकिन उसको कानून को अभी तक वो शेल्फ के ऊपर है। कोई रेगुलेटर होना चाहिए, कोई एक रेगुलेटर हो जहाँ पे बिल्डर, डेवलपर, उसके अलावा कस्टमर, रियल्टर, सब लोग जहाँ पे रजिस्टर्ड हों, और जो अच्छी शोहरत के लोग हैं उनको आप फैसिलिटेट करें, उनको वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ पे तक सब्सिडाइज, ये कारोबारी तौर पर आसानियां अगर बनाई जाएं, आप सही वो कह रहे हैं कि उससे बेहतरी हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ जो आज के बजट के हवाले से है, FBR के 15,264 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। ये टैक्स के हुसूल में कारोबारी तबके पर प्रेशर नहीं बनेगा, आप समझते हैं? देखिए जी, पिछला टारगेट भी अचीव नहीं हो पाया और अब उसमें 14% का मजीद इजाफा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई रोड मैप हमें नजर नहीं आया कि किस तरीके से ये रेवेन्यू के अहदाफ पूरे होंगे। पिछले आप अगर जो इकोनॉमिक रिपोर्ट देखें तो उसमें भी आपको जो 4.2% ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट की थी, उसमें से 3.7% आप अचीव कर सके हैं। इसी तरह इस दफा आपने उस 4.2% से भी कमी की है अपने टारगेट में, और 4.1% आपने उसको टारगेट रखा है। इसी तरह बाकी जो अहदाफ थे वो भी आपने अभी तक $28 बिलियन हम अचीव कर सके हैं एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी डेवलप की जाए, लेकिन इस बजट में हमें कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आई जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सके, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर सके, और लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ कंपेटिटिव हो सके खित्ते के बाकी ममालिक के साथ। तो मैं समझता हूँ ऑल इन ऑल इस बजट में जो सुपर टैक्स में कमी की गई है उस हद तक तो एक ये काबिल सताइश बात है, लेकिन इसमें मजीद जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की जरूरत थी। जब आप कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा जनरेट होगी। आप AOP के ऊपर 45% ले रहे हैं, उसको कम किया जाना चाहिए। इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो 62% है, उसको कम करने की जरूरत है, ताकि अब आप अगर चाहते हैं कि ग्रोथ का बजट हो तो फिर ग्रोथ का बजट ऐसे ही है कि टैक्स रैशनलाइजेशन हो, जिसकी वजह से लोग कारोबार करें। लोकल इन्वेस्टर जब फायदा उठाएगा तो फौरन आपकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे जब यहाँ के लोग एक नफा कमा रहे होंगे। तो आप इतने टैक्सेस के साथ, मतलब ये है कि टैक्स का जो हदफ है वो बढ़ता जा रहा है और GDP का उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो है वो है निजकारी से ये कहा जा रहा है कि 161 अरब रुपए वो आमदन होगी गवर्नमेंट को, लेकिन इसके साथ साथ ये आप समझते नहीं निजकारी अगर ये होती है तो निजी शोबे के लिए नए से नए मौके पैदा होंगे? जी अच्छी बात है जी कि SOE जो हैं वो उनका हमें आज तक तो कोई फायदा नजर नहीं आया। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो बिजनेस करे। अब मैं यहाँ अगर एग्जांपल आपको दूं, जैसे PIA सेल हो गया तो हमारे ऊपर एक इजाफी बोझ था जो खत्म हुआ। इस प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को न सिर्फ जारी रहना चाहिए बल्कि इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, ताकि ये डिस्पोज वगैरह सारे जो हैं उनको आप गवर्नमेंट का काम सिर्फ उसकी रेगुलेशंस बनाना, उसकी मॉनिटरिंग करना और लोगों को ग्रोथ के मौके पैदा करना है लोगों के लिए। प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो मुल्क की इकोनॉमी को चलाए। आप अगर प्राइवेट सेक्टर सेंट्रिक और बिजनेस सेंट्रिक पॉलिसीज बनाएंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। 28 बिलियन अभी तक हमने एक्सपोर्ट किए हैं, ये शायद लाख 1-2 बिलियन और ऊपर चली जाए। टारगेट था 35.3 बिलियन का, उसको आपने कम करके 32.9 बिलियन का अभी टारगेट जो है वो आपने रखा है। तो हम कब तक डिपेंड करते रहेंगे कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो हमें सपोर्ट करती रहेंगी। 41-42 बिलियन डॉलर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे। तो हर दफ़ा
अब ये गल्फ वार की वजह से शायद ये इम्पैक्ट आया है, तो शायद वो उस तरह से ना आ सके जब तक हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मुल्क में नहीं देंगे ताकि लोग अपना सरमाया पाकिस्तान में मुंतकिल करें। ये हमने जो डॉलर है इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि जो बजट भी कैलकुलेट किया गया है, मेरा ख्याल है आज 278 रुपए डॉलर है, तो अगर इसको डी वैल्यू किया गया आगे मुस्तकबिल में जाकर और उससे किसी एक सेगमेंट को तो फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम अगर देखें तो उससे ज्यादातर ओवरऑल इकोनॉमी को। अच्छा, मैं सरदार साहब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बजट से मुतालिक सिफारिशात बहुत थी, कौन सी तजवीज है जो शामिल नहीं की गई है? आपके ख्याल में होती तो बेहतर था। जी देखिए, ये कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की, उसके अलावा जो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो कम करने, AOP के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें। और एक्सपोर्ट के लिए कोई फोकस्ड और टारगेटेड लोगों को इंसेंटिव देने की ज़रूरत है ताकि वो बिजली की जो कॉस्ट है 12 सेंट के ऊपर, उसकी वजह से, और खित्ते में हाफ प्राइस है इसकी, तो उस वजह से लोग मार्केट को compete नहीं कर पाते और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस तरह नहीं हो पा रही हैं। तो इसको एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है एक्सपोर्ट के लिए टारगेटिंग करके लोगों को फैसिलिटेट करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा जो IT का शोबा है वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसी ने 4.09% पे ग्रोथ की है जो कि 4% का टारगेट था, और मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, वहां पर 4.5% के अगेन बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये है कि बाकी गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट उस तरफ हम आगे नहीं बढ़ पाए जिस तरह से IT के मामला था। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, उस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, सरदार ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नाज़रीन, ये बजट तो आ गया है, लेकिन अब मामला ये है कि हर दिन और हर रात एक आम आदमी के लिए इस बजट के बाद अगर आसानी होगी तो ही हुकूमत समझें कि कामयाब हो सकती है। अगर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी आवाम के लिए तो हुकूमत के लिए भी वो चैन नहीं है।